ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ओमजी पोरवाल और मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय ओमजी पोरवाल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, जो भी इस चैनल पर न्यू आए हैं कृपया कर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया था जिसमें मैंने प्रोजेक्टाइल ख़त्म किया है कि अब हम लोग वर्क, पावर एंड एनर्जी का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी का पार्ट 1। तो आज हम लोग वर्क, पावर एंड एनर्जी में सबसे पहले कार्य के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कार्य क्या होता है। कार्य के बारे में जानेंगे, कार्य की प्रकृति जानेंगे और देखेंगे वर्क का क्या क्या यूज़ है हमारी डेली लाइफ में। तो स्टूडेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं वर्क की, तो वर्क के बारे में, वर्क इसको हिंदी में बोलते हैं कार्य। ये कार्य होता क्या है? अगर हम आपसे बोलें कि यदि हम किसी पिंड में कोई बल लगाते हैं, क्या लगाते हैं? बल। यदि हमने कोई भी पिंड लिया और उसमें कुछ फोर्स लगाया और जो पिंड है वो कुछ दूरी पर विस्थापित हो गया। अगर हमने किसी भी पिंड पर कोई बल लगाया और वो पिंड अपने स्थान को छोड़कर कुछ दूरी पर विस्थापित हो गया, इसी घटना को हम वर्क कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। जैसे अगर हम लिखना चाहें, इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? W से। तो W बराबर होता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर। यानी ये जो F होता है ये होता है बल और S होता है विस्थापन। यानी किसी भी हम बॉडी पर यदि कुछ फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी अपनी स्थान को छोड़कर कुछ दूरी पर विस्थापित हो जाती है, इसी घटना को हम कार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। अच्छा, जो फोर्स है वो बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी एक सदिश राशि है। और यस यानी डिस्प्लेसमेंट, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक सदिश राशि है। और हमने ये पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर हो तो जो क्वांटिटी आती है वो हमेशा स्केलर आती है। क्या आती है? स्केलर। यानी जो हमारी वर्क है वो एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? सबसे पहले क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। तो हमारी जो कार्य है वो एक अदिश राशि है। अगर हम लोग वर्क की बात करते हैं, तो अगर हम लोग इसके मात्रक की बात करते हैं, यानी इसकी यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट हम लोग दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक तो MKS में और एक CGS में। अगर हम लोग MKS में बात करते हैं तो ये है बेटा फोर्स और ये है विस्थापन। यानी फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन MKS में और विस्थापन का होता है मीटर, और इसी को ही हम लोग जूल कहते हैं। ये इसका SI मात्रक भी होता है और MKS मात्रक भी होता है। अगर हम लोग CGS में बात करते हैं तो न्यूटन डाइन में चला जाता है। किस में चला जाता है? डाइन में। और मीटर जो होता है वो सेंटीमीटर में चला जाता है, और इसी को हम अर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कभी कभी इन दोनों में रिलेशन भी पूछ दिया जाता है, वो रिलेशन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जैसे हम बात करते हैं 1 न्यूटन इंटू मीटर, तो 1 न्यूटन इंटू मीटर में किसके बराबर होगा? डाइन इंटू सेंटीमीटर में। अगर हम लोग डाइन इंटू सेंटीमीटर की बात करते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10 की पावर 5 डाइन। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? वो होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो उसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2। यहाँ पर लिख सकते हैं डाइन इंटू सेंटीमीटर। अगर 1 न्यूटन इंटू मीटर को यहाँ पर 10 की पावर 5 आधार समान होने पर गुणा में घाते हैं जुड़ती हैं, तो 10 की पावर 5 और 10 की पावर 2 कितना हो गया? 10 की पावर 7 डाइन इंटू सेंटीमीटर। और 1 न्यूटन इंटू मीटर को हम लोग बोलते हैं जूल। तो 1 जूल बराबर कितना हो गया? 10 की पावर 7 डाइन इंटू सेंटीमीटर को बोलते हैं अर्ग। तो 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होती हैं। ये भी रिलेशन दोनों बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से याद करेंगे कि 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं, 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं। तो ये इसके यूनिट के बारे में था। अगर यहीं पर हम इसका मात्रक निकालना चाहें, यानी अगर हम लोग इसकी डायमेंशन निकालना चाहें,
अब बात है डायमेंशन की। डायमेंशन की बात आती है तो न्यूटन की डायमेंशन होती है mL/t-2 और मीटर की होती है L। तो अगर हम लोग इसकी डायमेंशन की बात करेंगे तो mL/t-, ये इसकी डायमेंशन होती है, सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन होती है mL/t-2। यहाँ से एक प्रश्न भी आ जाता है, ये जो डायमेंशन होती है यही बेटा ऊष्मा की डायरेक्शन होती है, डायमेंशन होती है, यही हमारी ऊर्जा की डायमेंशन होती है, यही हमारी गतिज ऊर्जा की डायमेंशन होती है, यही हमारी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी की भी डायमेंशन होती है, और यही हमारी बल आघूर्ण की भी डायमेंशन। तो देखो ये डायमेंशन किस किस के बराबर है, यही डायमेंशन ऊष्मा के बराबर होती है, ऊर्जा के बराबर होती है, गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है, और बल आघूर्ण टाउ के भी बराबर होती है। तो जल्दी से इस पॉइंटों को नोट करेंगे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग वर्क की बात कर रहे हैं, मान लेते हैं ये हमारा कोई पिंड है जिस पर यह फोर्स लग रहा है। क्या फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। और ये पिंड आगे की ओर विस्थापित होता है, और पिंड आगे जाकर पहुंचकर यहाँ पर, यानी यहाँ से यश विस्थापन हो जाता है। कितना विस्थापन हो जाता है, यश विस्थापन हो जाता है। यहाँ से जो कोण है वो बेटा थीटा। क्या है, थीटा। और अब हमारा पिंड कहाँ पहुँच गया है, यश दूरी पर विस्थापित होकर यहाँ पर पहुँच गया है। तो अगर हम लोग W की बात करते हैं तो W बराबर होता है बल गुणे बल, बल की दिशा में विस्थापन। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वर्क होता है वो होता है बल, और उसका गुणा होता है बल की दिशा में विस्थापन। यानी W बराबर होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। होता है कि नहीं होता है। और जब ये वेक्टर हटता है तो यहाँ पर एक टर्म आता है कॉस थीटा। क्या आता है, कॉस थीटा। क्योंकि यहाँ से इसके दो घटक बनते हैं। इसकी दिशा में एफ कॉस थीटा हमेशा क्षैतिज में, यानी वर्टिकल में, सॉरी हॉरिजेंटल में कॉस थीटा, और वर्टिकल में हमेशा एफ साइन थीटा। तो बस वहीं पर हमने एफ की वैल्यू रख दिया। एफ का जो टर्म था वो एफ कॉस थीटा रख दिया, और जो विस्थापन है वो यस रख दिया। तो यहाँ से एक नया फार्मूला बन के आया, W बराबर एफ एस कॉस। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। जल्दी से इसको नोट करेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमने बात की है कार्य की, तो कार्य के नेचर की बात करेंगे। यानी हेडिंग पड़ेगी नेचर ऑफ वर्क। कार्य की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। तो जो वर्क होगा, यानी जो हमारा W होगा, वो हमारे पास तीन टाइप का आएगा। या तो हमारे पास पॉजिटिव वर्क आएगा, या तो हमारे पास निगेटिव वर्क आएगा, या तो हमारे पास जीरो वर्क आएगा। बेटा कार्य धनात्मक भी होता है, कार्य ऋणात्मक भी होता है, और कार्य शून्य भी होता है। हम लोग एक एक करके सारी कंडीशन पढ़ेंगे कि कब कार्य पॉजिटिव होता है, कब कार्य निगेटिव होता है, और कब कार्य जीरो होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं W की, तो W बराबर फार्मूला निकल के आया एफ एस कॉस थीटा। यानी इसकी डिपेंडेंसी इस थीटा पर भी जाती है। तो ये जो नेचर है वो इस थीटा पर डिपेंड करता है। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो वर्क है वो कब पॉजिटिव होगा, तो यदि थीटा का मान 0 और 90 के बीच में, या 0 हो, 90 या 0 के बीच में, या खुद 0 हो, तो हमेशा जो वर्क होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव। यानी जो हमारा कार्य होगा वो बेटा धनात्मक होगा। कैसा होगा, और जो कोण होगा वो न्यून कोण होगा। ऐसा कोण होगा, न्यून कोण होगा। अगर थीटा का मान 0 आ जाए
तो ऐसी कंडीशन में जो वर्क होगा वो हमारा मैक्सिमम, यानी जो कार होगा वो महत्तम आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? तो ये तो रही हमारी पहली कंडीशन कि कार जो है वो हमारा धनात्मक है। और धनात्मक कब होगा? जब कोण का मान 90 और 0 के बीच में या फिर 0 हो जाए। और अगर 0 हो जाए तो ऐसी कंडीशन में वर्क जो होगा वो हमारा मैक्सिमम आ जाता है। कैसा आ जाता है? अब आती है हमारी सेकंड कंडीशन कि जो वर्क होगा वो हमारा ऋणात्मक कब होगा? तो ऋणात्मक जब थीटा का मान 90 या 180 के बीच में या फिर 180 भी आ जाए। ये बेटा सेकंड कंडीशन है कि हमारे थीटा का मान 90 या 180 के बीच में या 180 आ जाए तो जो कार होगा वो हमारा ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक। यानी यहाँ पर हम पॉइंट लिख सकते हैं, जो वर्क होगा वो हमारा ऋणात्मक होगा। और जो कोण बनेगा वो बेटा अधिक कोण बनेगा। कैसा बनेगा? अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा और इधर साइड एक्यूट एंगल बनेगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा वर्क 0 कब होगा। तो बेटा 0 कब होगा? जब हमारा थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए? तो ऐसी कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर W का मान cos 90, थीटा का मान 90 रखेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? चलिए, वर्क डन कैसा हो जाएगा? और जो कोण होगा वो बेटा समकोण होगा। कैसा होगा? समकोण। तो ये हमारी 3 कंडीशन थी कि वर्क कब पॉजिटिव होता है, वर्क कब निगेटिव होता है, वर्क कब 0 होता है। आइए इनके कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे एयरफोर्स के एग्ज़ाम में, इंडिया के एग्ज़ाम में, नेवी के एग्ज़ाम में, वो हम आपको बताते हैं। जल्दी से इसको नोट करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हम आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं जो कि एयरफोर्स के पेपर में काफ़ी बार पूछे गए। जैसे घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। तो ये हमारी 3 कंडीशन है और इन्हीं तीनों कंडीशन में हमारा जो वर्क आता है वो बेटा ऋणात्मक आता है। कैसा आता है? ऋणात्मक आता है। डायरेक्टली पूछेंगे कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक आता है, ऋणात्मक आता है या 0 आता है, तो बेटा कैसा आता है? ऋणात्मक आता है। तो इन तीनों कंडीशन को जल्दी से नोट करेंगे। चाहो तो एक एक करके समझा भी सकते हैं। जैसे हम लोग अगर केस नंबर 1 ले लें, घर्षण बल के द्वारा ये हमारा कोई पिंड है और इसका जो फोर्स है वो बेटा सामने की ओर लग रहा है, आगे की ओर लग रहा है। और ये हमारा कोई तल है और तल में घर्षण होता है। हम जानते हैं अगर कोई पिंड आगे बढ़ना चाहता है तो उसका जो तल होता है वो उसको रोकने का, विरोध करने का प्रयास करता है, यानी जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है वो इधर साइड लगता है। तो इन दोनों के बीच में जो थीटा होता है वो होता है 180 डिग्री। तो W बराबर होता है FS cos 180। कितना होता है? cos 180। और W cos 180 का मान होता है माइनस का 1, तो W बराबर हो जाता है माइनस का FS। तो ये होता है घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य हमेशा कैसा आता है? ऋणात्मक आता है। प्रूविंग भी कर दिया, चाहो तो सेकंड वाली की भी प्रूविंग कर दें। केस नंबर 2 को हम लोग गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य। अगर ये हमारा कोई सतह है और यहाँ से हमने कोई भी बॉल को ऊपर की ओर फेंका,
तो हम सभी लोग जानते हैं कि इस बॉल के नीचे एक फोर्स लगता है mg, लगता है कि नहीं लगता है mg। तो इसका जो फोर्स हो गया वो नीचे की तरफ, और बॉडी ऊपर जाना चाहती है, यानी इसकी जो हाइट हो गई वो उसका विस्थापन हो गया। ये हाइट क्या हो गई, उसके विस्थापन हो गई। तो अगर हम लोग W की बात करते हैं तो W बराबर आ जाता है माइनस का mg, क्योंकि इन दोनों के बीच में थीटा बराबर हो जाता है 180 डिग्री। कितना हो जाता है 180 डिग्री। और जब W बराबर रखोगे, W बराबर एफ यस कॉस 180 रखोगे ना, नहीं रखोगे, तो W बराबर एफ का मान है mg और यस का डिस्प्लेसमेंट कितना है h, और कॉस 180 होता है माइनस का 1, तो W बराबर आ जाता है माइनस का mgh। तो घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य और गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है, हमने आपको प्रूफ भी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इनसे हमें पता चलता है कि जो कार्य होता है वो हमारा ऋणात्मक भी होता है। अगर हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण की बात करते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण की बात करते हैं, तो अगर हमारी ये कोई पृथ्वी की सतह है और अगर हमने कोई ऊपर से पिंड नीचे की ओर फेंका, कहाँ फेंका, ऊपर से पिंड नीचे की ओर फेंका, तो हम सभी लोग जानते हैं कि इस पिंड पर सेंटर से एक फोर्स लगता है mg नीचे की ओर, लगता है कि नहीं लगता है। और ये जो बॉडी है वो नीचे की तरफ विस्थापित भी हो रही है, यानी विस्थापन की भी दिशा बल की दिशा के समान है। तो W बराबर होता है एफ वेक्टर एफ एस कॉस थीटा, कितना होता है, और इन दोनों के बीच में थीटा कितना है, वो है बेटा 0, यानी जो W होगा वो हमारा मैक्सिमम होगा, और कॉस 0 का मान होता है 1, तो W मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा। तो हमेशा ऐसे में जो कार्य होता है वो हमेशा बेटा धनात्मक होता है। कैसा होता है, वर्क हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। एक ये कंडीशन है। अगर हम लोग एक और कंडीशन से समझना चाहें, ये आपकी पहली कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन क्या होगी, अगर ये हमारा कोई वाटर है, यानी ये हमारी कोई रिवर है, क्या है, ये हमारी कोई रिवर है, ये हमारी कोई नदी है, और इसमें कोई भी पर्सन स्विम कर रहा है, ये कोई पर्सन है, ये बेटा स्विम कर रहा है, ये पर्सन स्विम कर रहा है, तो स्विम करने के लिए फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो आगे की ओर, यानी फोर्स कहाँ लगाएगा, आगे की ओर। और जब ये फोर्स आगे की ओर लगाएगा तो ये विस्थापित भी आगे की ओर होगा, डिस्प्लेसमेंट भी इसका आगे की ओर होगा। तो इन दोनों के बीच में थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और हमने बताया है अगर आपका थीटा 0 डिग्री आ जाए तो जो W होगा वो हमेशा मैक्सिमम होगा, तो वो कितना हो जाएगा, AFS। ये दो कंडीशन है जिसमें कार्य आपका धनात्मक आता है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको नोट करेंगे। तो हमने सबसे पहले आते ही कार के बारे में पढ़ा और कार के बारे में जाना कि अगर किसी पिंड पर हम बल लगाते हैं और बल लगाने से वह बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है तो ऐसी कंडीशन को हम वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। वर्क का फार्मूला निकला W बराबर एफ कॉस थीटा, जहाँ पर हमने कार के बारे में पढ़ा और कार के बारे में जाना कि यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश, जिसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर निकला एवं डाइन इंटू सेंटीमीटर निकला। न्यूटन इंटू मीटर को हमने जूल बोला, डाइन इंटू सेंटीमीटर को अर्ग बोला, और जूल और अर्ग में एक रिलेशन भी निकाला कि 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। इसके बाद में हमने इसकी डायमेंशन के बारे में पढ़ा जो कि निकली, कितनी निकली थी, EML2T-2, जो कि हमने डायमेंशन ये पढ़ी है। ये बेटा कार्य की डायमेंशन होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मा और आपकी बल आघूर्ण की डायमेंशन की बराबर होती है। फिर इसके बाद में हमने नेचर ऑफ वर्क पढ़ा कि कार्य की प्रकृति कैसी है। तो हमने कार्य की प्रकृति 3 प्रकार से पढ़ी, यानी नेचर ऑफ वर्क 3 टाइप का हो गया। जो वर्क होगा वो बेटा हमारा पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और 0 हो सकता है।
वर्क पॉजिटिव कब होगा? जब हमारा जो थीटा होगा वो 0 और 90 के बीच में रहे या 0 हो, तो ऐसी कंडीशन में जो वर्क होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। अगर थीटा का मान 90 या 180 के बीच में हो, 90 या 180 के बीच में या 180 हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो वर्क आएगा वो ऑलवेज भी निगेटिव आएगा। कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा। और अगर थीटा का मान 90 आ जाए तो वर्क जो होगा वो हमारा शून्य भी हो सकता है। तो हमने अपने दो पार्ट पढ़े कि जब वर्क हमारा ऋणात्मक हुआ तो हमने कुछ एग्जाम्पल बताए, जैसे घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है, स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। और हमने फिर पढ़ा कि जो धनात्मक होता है उनके भी एग्जाम्पल पढ़े कि अगर कोई पिंड हम ऊपर से नीचे की ओर ड्रॉप कर रहे हैं तो उसके द्वारा किया गया कार्य हमेशा पॉजिटिव आता है। कोई तैराक अगर तैर रहा है तो उसके द्वारा फोर्स और विस्थापन हमेशा उनका जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। ऐसे में W जो होता है मैक्सिमम हो जाता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो वर्क है वो 0 भी हो सकता है। क्या आप सोच सकते हैं किसी का कार्य 0 हो सकता है? चलिए हम आपको बताते हैं वर्क डन 0 कब कब होता है। थोड़ा डायग्राम से समझेंगे। आप कहीं गए घूमने, ठीक है, घूम कर वापस आए और आप स्टेशन पर खड़े हुए हैं। कहाँ खड़े हुए हैं? स्टेशन, ठीक है। और आपको घूमने जाना है और आपको अपनी गाड़ी पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, और आपने एक कुली को किया। क्या किया? यानी इसको हम लोगों ने बोला पोर्टर बोला। क्या बोला? आपने कुली को किया और कुली से बोला कि मुझे स्टेशन तक जाना है, तो अपने सिर पर मेरा ये बोझ जो भी है वो रख दो, मेरी गाड़ी तक रख दो, और बताओ पैसे कितने लोगे? तो उसने बोला सर हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना वर्क करते हैं, तो हमें इसके 50 रुपये चाहिए। कितने चाहिए? 50 रुपीज़ मांगा। लेकिन जो ये लड़का था जो कि घूमने गया था, उसने फिजिक्स अच्छे से पढ़ी हुई थी, तो वो बोला आप कार तो करते नहीं हो, कार शून्य करते हो, क्योंकि उसने फिजिक्स पढ़ी थी। तो उस कुली को आ गया गुस्सा। वो कहता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना पसीना निकलता है, सब कुछ होता है, और आप बोलते हैं वर्क डन हमारा 0 है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर ये लड़का इस कुली को देखो क्या अपनी फिजिक्स की भाषा में समझाता है। क्या समझाता है? ये कहता है कि जो तुम ये बोझ लिए हुए हो इसके नीचे एक फोर्स लगता है बेटा mg। क्या लगता है? जो कि हमेशा नीचे की तरफ लगता है। और आपको जाना है स्टेशन, यानी आपका जो विस्थापन है वो इधर साइड में है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल हो गया थीटा वो हो गया बेटा 90 डिग्री। कितना हो गया? और W बराबर फार्मूला होता है F(s) cos थीटा, यानी W बराबर आ गया F(s) cos 90। तो वर्क डन कितना हो गया? तो कोई भी कुली अगर अपने सर पर कुछ बोझ रखकर क्षैतिज तल पर चल रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य हमेशा शून्य होगा। कैसा होगा? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? ये हमारी बेटा कोई दीवार है, बॉल है। क्या है? बॉल, ठीक है। और हमने इस पर कुछ फोर्स लगाया। क्या लगाया? लेकिन ये जो दीवार है इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है, यानी नो मूव। ये अपनी जगह से हिली नहीं, यानी विस्थापन का मान जो है वो कितना हो गया? 0। तो W बराबर होता है F(s) cos थीटा, तो विस्थापन का मान 0, तो W भी। तो ये कंडीशन होती है कि जब हम किसी बॉल पर कुछ फोर्स लगाते हैं तो वह अपनी जगह को अपने स्थान से विस्थापित नहीं होती है। ऐसी कंडीशन में भी बेटा वर्क डन जो होता है वो 0 होता है। कैसा होता है? आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं। एग्जांपल नंबर 3 देखेंगे। ये हमारी कोई सन है बेटा। क्या है? ये हमारा कोई सूरज है। काफ़ी बारी एग्जाम्पल एयरफोर्स के पेपर में पूछे गए हैं, इसीलिए इनको आज सही से पढ़ना, ठीक है। और ये हमारे कुछ प्लैनेट्स हैं, जैसे हम माने ले रहे हैं ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है। क्या है ये? अर्थ, यानी ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रही है।
अगर हम इसके विस्थापन की बात करें तो बेटा ये आगे की तरफ मूवमेंट करना चाहती है तो इसका विस्थापन ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में मूव करना चाहती है। और इस सन के बीच में और इस पृथ्वी के बीच में एक बल होता है कि नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, जो इस पृथ्वी के बीच में और इस सन के बीच में होता है। तो अगर हम इसका एंगल देखते हैं तो बेटा कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 90 डिग्री। और W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, तो W बराबर एफ एस कॉस 90, तो बेटा W भी क्या हो जाता है, यानी पृथ्वी के द्वारा किया गया कार्य हमेशा कैसा होता है, शून्य। काफ़ी बार ये प्रश्न आ गया है कि कोई भी अगर हमारी अर्थ है वो पृथ्वी सराउंड कर रही है तो सराउंड करने के द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, तो वो हमेशा शून्य होगा। तो आपको बताओ समझ में आया कब वर्क पॉजिटिव होता है, वर्क कब निगेटिव होता है और वर्क कब शून्य होता है। जल्दी से डायग्राम को नोट करेंगे, जल्दी से। यानी हमें तो बहुत सी चीज़ें पता चल गई। पृथ्वी के घूमने के द्वारा किया गया कार्य ऐसा होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। पृथ्वी के घूमने के द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। एक सेकंड देखते हैं। अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। तो जो वर्क डन बाय सेंटीपिटल फोर्स है यानी अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य है वो भी हमेशा कैसा होता है, शून्य होता है। तो ये सारे सवाल आपके एयरफोर्स के पेपर में पूछे जा चुके हैं, इनको आसानी से और सही तरीके से हम लोग, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न देते हैं आपको, प्रश्न नंबर 1, ML2 T-2 विमा निम्न में से किसके बराबर है, निम्न में से किसके बराबर है। ये प्रश्न बेटा पूछा जा चुका है। पहला है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। बी ऑप्शन है बलागुण। सी ऑप्शन है कार्य यानी वर्क और डी ऑप्शन है उपरोक्त में सभी, ऑल एबव। ये है काइनेटिक एनर्जी, ये है बलागुण, ये है कार्य और ये है उपरोक्त में से सभी। जल्दी से बताएंगे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसको जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये विमा किसके बराबर है।
तो आई होप आप सभी ने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो ये विमा जो होती है वो गतिज ऊर्जा की भी होती है, बलागुड़ की भी होती है, कार्य भी होती है। तो हमारे सबसे सुटेबल ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी ऑप्शन, उपरोक्त में सभी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम सभी ने देखा कि जो हमारा वर्क डन है वो हमेशा एक अदिश राशि है। बेटा अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। यानी कहने का मतलब इनका परिमाण होगा लेकिन दिशा नहीं होगी। तो वर्क जो होता है इसका परिमाण आता है। परिमाण मतलब होता है कि कुछ वैल्यू आना। जैसे वैल्यू आती है 17 जूल। कैसे आती है? जैसे अगर फोर्स की हम बात करें तो अगर फोर्स आएगा तो आएगा 17 न्यूटन और आगे डायरेक्शन भी दी जाएगी कि इस दिशा में। तो वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी दी जाती है वो राशियाँ सदिश राशियाँ यानी दिशा सहित वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। दोज क्वांटिटी विच हैविंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी एंड दोज क्वांटिटी विच डज नॉट हैविंग एनी डायरेक्शन बट हैविंग मैग्नीट्यूड इट्स कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। यानी उनको हम अदिश राशि कहते हैं जिनके पास सिर्फ परिमाण होता है और दिशा कोई नहीं होती है। तो हमारी वर्क जो है वो बेटा अदिश राशि है। कैसी है? अगर हम लोग बात करें एक कॉन्सेप्ट की बात करें, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यदि हमने कोई आपको एफ वेक्टर, एफ एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर हमने आपको F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप, आपको हमने एक इक्वेशन दी F1 आई कैप, F2 जे कैप और F3 के कैप। ये बेटा आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होता है? आई कैप होता है एक्स अक्ष की डायरेक्शन में। कहाँ होता है? एक्स अक्ष की। जे कैप होता है वाई अक्ष की डायरेक्शन में और के होता है जेड एक्सिस डायरेक्शन में। कहाँ होता है? और एस वेक्टर की अगर बात करें तो एस वेक्टर दिया है S1 आई कैप प्लस S2 के कैप प्लस S3, और आपको प्रश्न में पूछा जाएगा कि वर्क डन का मान ज्ञात। जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को लिखेंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर हमसे आपको एफ वेक्टर दे दिया जाए इस फॉर्म में और एस वेक्टर दे दिया जाए इस फॉर्म में और आपसे वर्क डन पूछे, तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा वर्क डन होता है वो हमेशा एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है। यानी दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। अगर डॉट प्रोडक्ट करना नहीं आता है तो चलिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट करना सीखते हैं। तो डब्ल्यू बराबर आपको एफ वेक्टर का गुणा डॉट प्रोडक्ट करना है एस वेक्टर में, तो कुछ नहीं करना है, इस F1 का गुणा S1 में कर दो तो यहाँ से आ जाएगा F1 आ गया, बस आगे प्लस का निशान लगाओ। अब F2 का गुणा S2 में करो, F2 S2, अब F3 फिर प्लस का निशान लगाएंगे और F3 का गुणा S3 में कर देंगे तो F3 S3, यही हमारा बेटा वर्क डन का फॉर्मूला। तो अगर आपको कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी दी गई हो और अगर आपको उसका स्केलर प्रोडक्ट निकालना है तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट, ये हमेशा मैग्नीट्यूड में आता है। किसमें आता है? इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसीलिए वर्क जो होता है वो हमारा अदिश राशि होता है। कैसा होता है? जल्दी से इसको नोट करेंगे। तो जो वर्क डन का फार्मूला आया वो आया है F1 S1 प्लस F2 S2 प्लस F3 S3। चलिए एक प्रश्न देते हैं बहुत अच्छा सा। प्रश्न नंबर सेकंड है, एक कण बल आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप के
अंतर्गत y अक्ष के अनुदिश 2 मीटर तक विस्थापित होता है तो कार्य की गणना कीजिए। एक कण बल I कैप -2J कैप प्लस K कैप न्यूटन के अंतर्गत y अक्ष के अनुदिश 2 मीटर तक विस्थापित होता है तो कार्य की गणना ज्ञात कीजिए। जल्दी से इसमें इस सवाल को लगाएंगे, बहुत अच्छा एयरफोर्स का चुनिंदा प्रश्न है, जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं बल है, यानी ये हमको एफ वेक्टर का मान दिया है। किसका मान दिया है? एफ वेक्टर का। कितना दिया है? I कैप प्लस -2J कैप प्लस K कैप न्यूटन। और आपसे यस वेक्टर का मान कितना दिया है? बोल रहा है y अक्ष के अनुदिश 2 मीटर तक विस्थापित किया जाता है। अब y अक्ष के अनुदिश कहने का तात्पर्य क्या है? यानी x अक्ष की डायरेक्शन में होता है I कैप और y अक्ष की डायरेक्शन में 2 मीटर यानी 2J कैप। यानी इसका कहने का मतलब है 0 I कैप प्लस 2J कैप प्लस 0 K कैप मीटर। यानी I कैप का मान 0 है, K कैप का मान 0 है, लेकिन y अक्ष यानी J कैप का मान दे रहा है 2 मीटर। तो जल्दी से हम लोग इसका W निकाल लेते हैं। तो W बराबर क्या बताया था मैंने? F1 S1। तो 0 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। 2 का गुणा -2 में करेंगे तो 2 दूनी 4। कितना आ जाएगा? और वो भी किसका? माइनस का। 0 का गुणा 0 में करेंगे तो जो वर्क आ जाएगा वो आ जाएगा -4 जूल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से नोट करेंगे। एक यहीं पर और एक एग्जाम्पल अच्छा सा ले रहे हैं। जैसे एफ वेक्टर दिया है बेटा 3I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप, और एक यस वेक्टर दिया गया है I कैप -2J कैप प्लस K कैप, और आपसे W पूछ दिया गया है। जल्दी से W निकाल के बताएंगे। तो देखो, अगर हमको W निकालना है तो हमने फिर से बताया डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। 3 का गुणा आगे I के क्या है? 1, तो 3 बन जा 3। 2 का गुणा इसमें तो 2 2 जा 4, लेकिन माइनस का, और 1 का गुणा इसमें तो 1 बन जा 1। देखो 3 और 1 4। अब की बार जो वर्क डन आ गया वो हमारा 0 आ गया। कैसा आ गया? चलो जल्दी से इसको नोट करेंगे। तो ये हमारा, हमने आज कार के बारे में पढ़ा। एक और थोड़ा होता है उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। हेडिंग डालेंगे परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। अब लोग पढ़ने वाले हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता क्या है? तो ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वह फोर्स होता है, ऐसा बल जो बल की दिशा में बल के परिमाण के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है। ऐसे बल को हम परिवर्ती बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? परिवर्ती बल बोलते हैं। जैसे इसका फार्मूला देखेंगे,
अगर कोई भी पॉइंट x1 से x2 तक जाता है और उसका हम समाकलन कर देते हैं dx के सापेक्ष यानी x के सापेक्ष, तो ऐसा जो वर्क होता है उसको हम लोग वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स यानी परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य बोलते हैं। जो x1 होता है ये हमारी इनिशियल पोजीशन होती है। कैसी पोजीशन होती है? इनिशियल पोजीशन, यानी ये हमारी प्रारंभिक स्थिति होती है। और जो x2 होती है ये हमारी फाइनल पोजीशन यानी अंतिम स्थिति होती है। तो कुछ नहीं करना है आपको, x1 से x2 तक और फोर्स का कंपोनेंट लेके उसका समाकलन कर देना, उसकी लिमिट पुट कर देनी है और वर्क डन का। जल्दी से इसको नोट करेंगे। तो ये तो था परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। चलिए किसके बारे में एग्जाम्पल और एक अच्छा सा ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, एक बल 4 - 3x + 5x² न्यूटन मूल बिंदु से 2 मीटर तक विस्थापित, मूल बिंदु से 2 मीटर तक विस्थापित हो जाता है। एक बल 4 - 3x + 5x² न्यूटन मूल बिंदु से 2 मीटर तक विस्थापित हो जाता है, तो परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसकी इनिशियल पोजीशन x1 बराबर कितना दे रहा है? मूल बिंदु, यानी मूल बिंदु कितना होता है? 0। और x2 फाइनल पोजीशन दे रहा है बेटा 2 मीटर। और एक फोर्स दे रहा है F बराबर 4 - 3x + 5x दे रहा कि नहीं दे रहा है? अब हम सभी लोग वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स जानते हैं कि x1 से यानी 0 से कहाँ तक जाना है? 2 तक जाना है। और 4 - 3x + 5x² का x के सापेक्ष समाकलन कर देना है कि नहीं कर देना है? तो W बराबर कितना निकल के आएगा? तो सबसे पहले 4 का समाकलन करेंगे तो 4x - 3x का होता है बेटा x² / 2 + 5x² का होता है x में एक पावर जोड़ो 3, और जितनी पावर यहाँ पर है उतनी ही नीचे। और इसकी लिमिट ले जाओ कहाँ से कहाँ तक? 0 से। तो सबसे पहले अपर लिमिट रखी जाती है। कौन सी? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अगर हम लोग अपर लिमिट रखते हैं तो 4 का 2 में गुणा 4 दूनी 8। अगर हम लोग इसमें रखेंगे तो माइनस का 2 दूनी 4, 4 2 से 2 कटेगा यानी 3 दूनी आ जाएगा 6, प्लस का 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 × 5 = 40/3। फिर माइनस लगेगा और फिर इसका 0 का रखा जाएगा तो ये पूरा 0। तो 8 में से 6 गया, ये बचा 2 + 40/3 यानी ये हो गया 46/3। इससे इसको काटेंगे 3 एकम 3 और एक बचा, यहाँ हुआ 3 × 5 = 15, फिर एक बचा, फिर ऐसे लगाएंगे 15.3 और ये वर्क है तो ये किस में आ जाएगा बेटा? जूल में। तो ये था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। आशा करता हूँ आपको ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स समझ में आया होगा। और आज के इस लेक्चर में हमने कार को बिल्कुल फिनिश कर दिया है। कार से आपका कोई भी एयरफोर्स में सवाल बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग अपना सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऊर्जा के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।